सो हाय एवरीवन, एसएससी एमटीएस 2024 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इंटरव्यू सीरीज का ये हमारा 6th इंटरव्यू है, जिसमें हम आकाश विश्वास सर का इंटरव्यू करने वाले हैं। इनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी को समझेंगे, प्रॉपर सोर्सेज को समझेंगे। 5 इंटरव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं एसएससी एमटीएस 2024 कैंडिडेट्स का। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप जाके वो भी देख सकते हो, हमने प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है अपने चैनल पर। तो चलिए आकाश विश्वास सर के साथ हम इंटरव्यू शुरू कर लेते हैं। और ये जो हम इंटरव्यू सीरीज कर रहे हैं, ये हम जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये कॉल पर ले रहे हैं, और उस कॉल रिकॉर्डिंग को हम वीडियो फॉर्मेट में चेंज करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको इनकी स्ट्रेटजी और सोर्सेस अच्छे से समझ में आएंगे, कौन से अटेम्प्ट में निकाला, कौन कौन सी किताबें इन्होंने फॉलो की, बुकैब कितनी याद की, किस बुक को रेफ़र किया, जीके में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे किया, गाइडेंस वगैरह स्ट्रेटजी वगैरह इन्होंने किसकी फॉलो की, वो सारी चीज़ें हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले सर का इंटरव्यू हम स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून भैया। कैसे हो? एकदम बिंदास भैया। और सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है? फाइनल सिलेक्शन हो गया है? मतलब बहुत खुशी हो रही है। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। और घर पर सभी बहुत ज्यादा खुश हैं? खुशी हो रही है। घर पर सभी मम्मी पापा को पता चला तो सभी खुश है ना? भैया एक्चुअली घर पे तो मम्मी पापा नहीं है, मैं और दादाजी हैं बस। ओके। हाँ। अभी आपका नाम क्या है? हाँ, आकाश विश्वास। आकाश विश्वास। किस स्टेट से हो भाई आप? वेस्ट बंगाल। ओके। अभी एमटीएस 2024 का जो एग्जाम दिया था आपका, किस शिफ्ट में एग्जाम था? 18 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट, 13th ऑफ शिफ्ट विद द शिफ्ट एवरेज ऑफ 55.14। सॉरी। 18 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट भैया। और मेरे ओके। शिफ्ट का शिफ्ट एवरेज 55.14 था, और ये 13 नंबर पे चल रहा था, मतलब रैंक पे के अकॉर्डिंग टफेस्ट पे। ओके, मतलब आपने 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर था और आपकी हाँ। शिफ्ट का एवरेज 55 की समथिंग था। हाँ। ओके, आपका रॉ स्कोर कितना था? 107। 107, मतलब आपकी शिफ्ट का एवरेज 55 था और आपका जो रॉ स्कोर था वो 107 था। हाँ भैया, मेरा शिफ्ट रैंक 41 था। शिफ्ट रैंक 41 था। ओके। कितने में से था? आउट ऑफ 2243। ओके। आपकी कैटेगरी कौन सी है? आई बिलोंग टू अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो। ओके। ये जो आपका अटेम्प्ट है एसएससी एमटीएस 2024, कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था भैया। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 वाला जो सितंबर में हुआ था ना, हाँ हाँ। वो वाला दिया था। लेकिन उससे पहले मेरी बस एक ही मंथ की प्रिपरेशन थी, तो वो मतलब ठीक से हो नहीं पाया। ओके। आपकी एज क्या है? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स, मतलब काफी यंग एज में आपने निकाल दिया। इतने पे सोचना स्टार्ट करता है, इसके बाद ही इंसान सोचना स्टार्ट करता है जब 22-23 साल का ग्रेजुएशन वगैरह हो जाती है कि हाँ यार अब पढ़ लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा यार, बहुत कम उम्र में आपने निकाल दिया। अभी बहुत टाइम है आपके पास, आगे मिलेगा आपको अपना फर्दर एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। कोई हाँ ऐसा भैया। प्रेशर नहीं है अभी कि भाई बहुत जल्दी करना है। बाद बाकी का, अभी जो आपने प्रिपरेशन की है वो सिर्फ एमटीएस के लिए स्टार्ट की थी या किसी और एग्जाम के लिए स्टार्ट की थी? नहीं भैया, एक्चुअली मैं अभी तो फिजिक्स ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ इग्नू से। हाँ तो हाँ। मैंने सीजीएल के लिए सोचा था कि जब ग्रेजुएशन हो जाएगा, मतलब ट्वेल्थ, जब मैंने ट्वेल्थ कर लिया था तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करना है और एसएससी निकालना है। तो मैं एकदम सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था, और फिर बस एमटीएस दे दिया। तो एमटीएस जब आपका एग्जाम था, आप जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो कितने टाइम से कर रहे हो? वही भैया, 2023 के अगस्त, हाँ अगस्त से या अब जुलाई से। जुलाई 2023 से आपने एसएससी की प्रिपरेशन शुरू की है सीजीएल के लिए। हाँ भैया। तो जब एमटीएस 2024 आपका पेपर था हम्म। 18 अक्टूबर को, तो उससे पहले 2-3 महीने पहले आप एमटीएस के लिए पढ़ना स्टार्ट करा था सीजीएल को छोड़ के, या उस तब भी सीजीएल ही हाँ कर रहे भैया, थे, बस मैं दो एमटीएस तीन लेके महीने आए थे? पहले बिल्कुल सीजीएल छोड़ दिया था, फुल फ्लेज एमटीएस पे ही लग गया था। कितने महीने पहले छोड़ा था? 2-3 महीने। अच्छा, 2-3 महीने पहले आपने सीजीएल को बिल्कुल साइड में रखकर एमटीएस पे फोकस किया था। हाँ, बेसिकली बस मैथ्स और रीजनिंग करना बंद कर दिया था। हाँ, मैथ और, हाँ सेम सिलेबस तो वही है, सिर्फ मैथ और हाँ हाँ, रीजनिंग तक मैथ्स और ही। रीजनिंग करना बंद कर दिया था। हाँ, ओके। तो अभी हमारा ये जो बेसिक चीजें हैं ये हो गई हैं। अभी हम आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी, सोर्सेस, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ओके भैया। बाद बाकी का आपको जेन्युइन देना है, जो भी है। ओके भैया। आप किसी भी टीचर का नाम ले सकते हो, ओके भैया। कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी बुक से, किसी भी सिलेबस से। कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने चैनल पे डाल रहे हैं तो हमारे चैनल के बारे में ही बात करनी है। जो आपका जेन्युइन फीडबैक है जस्ट वो शेयर करना है। ओके भैया।
तो सबसे पहले जीके के अंदर आप अपना स्टैटिक जीके के बारे में बताओ, वो आपने कैसे किया था और कहाँ से किया था? भैया मैंने पर्टिकुलरली स्टैटिक जीके कभी अलग से नहीं किया। मैंने अपना पहले बेस स्ट्रॉन्ग किया। वो एक सर थे टेक्स्ट बुक के, हुँ, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। आ, बहुत पुराने सर थे, मतलब बहुत पुरानी वीडियोस थी वो, 3-4 साल पुरानी। तो मैंने वहां से अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया और परमार सर का पीओई की सीरीज पार्ट 4 किया था ओके। और वहीं से स्टैटिक हो गया। और हिस्ट्री के लिए? वही सर थे, मतलब मैंने अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब वहीं से किया था, उन्हीं सर से। नाम याद नहीं आ रहा सर का। ओके। यहाँ पर जीके में जो आपने करंट अफ़ेयर की थी, वो करंट अफ़ेयर करी थी, स्किप करी थी और करी थी तो कितने टाइम की करंट अफ़ेयर करी थी और कितने सवाल उसमें से आपके करंट अफ़ेयर के आपके फँसे थे जो आपने करंट अफ़ेयर पढ़ी थी? भैया बेसिकली करंट अफेयर तो मैं पढ़ा नहीं। मैंने जब देखा कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के नाम पे कुछ है ही नहीं, सब 2023-22 का पूछते हैं। हुँ। तो परमार सर वही लास्ट में करवाते थे 2-3 करंट अफेयर्स, बस उसी को करता था। और मैंने जब प्रीवियस ईयर, मतलब मैं जब मॉक लगाता था पीआईक्यू रिलेटेड, हाँ, तो हाँ। वहां पे जो भी मुझे करंट अफेयर दिखता था, चाहे वो 2000 का हो, 1999 का हो, तो मैं वो लिख लेता था अपना अलग से डायरी पे। हाँ, तो ओके। वहां से मुझे एक मिला, ग्राम उद्योग योजना 2000 वाला। आपकी शिफ्ट में अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन हो होंगे करंट अफ़ेयर के? 2 या 3 थे। हाँ, 2 थे, 3 थे, 3-3। 3 थे जिसमें से आपने 1 क्वेश्चन सही किया, हाँ 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 ग्रामीण योजना वाला। हाँ 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 ओके। बेसिकली ये स्कीम वगैरह हम स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं, तो अगर आप वहाँ से भी कवर हो जाता है वो वाला पार्ट, हाँ 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 हाँ। ग्रामीण योजना वगैरह। और ये आपका जीके का सोर्स है और अगर जीके का आपका कुछ और सोर्स है किसी भी सब्जेक्ट का तो वो आप शेयर कर सकते हो या हाँ ये भैया, मैंने पहले लूसेंट खरीदा था। ओके। फिर एक दिन पेज पलटा और फिर कभी नहीं पलटा। अच्छा, लूसेंट से कभी नहीं पढ़े। हाँ, कभी नहीं पढ़ा। फिर बस वही एक सर थे, उनका नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझको। वो टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छा कवर कराया था उन्होंने, फ्री में कराया था। उनकी प्लेलिस्ट पढ़ी है जीके, जीके मतलब हर एक सब्जेक्ट की, पॉलिटी की और फिर ज्योग्राफी की और फिर हिस्ट्री की, टेक्स्ट बुक पे। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, फिर वहां से मैंने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया और परमार सर का फिर जो पीआई की सीरीज का पार्ट 4 था, हाँ। वो कंप्लीट कर लिया बस। जीके में मैंने इतना ही किया। और जीके में बेसिकली ज्यादा रिलाई करता था पीआई की उस पे। मतलब मैं दिन में एक एक दो दो मॉक लगाता था सीजीएल की, और फिर एमटीएस की भी दो दो लगा लेता था। तो मतलब 4 मॉक तो मैं दिन में लगा ही लेता था। तो ओके, फिर अभी मॉक वाले पार्ट पर अभी हम आएँगे अच्छा अच्छा, और ठीक है। मतलब मैं वहां से मैं जीके के क्वेश्चंस अलग से लिख लेता था डायरी पे। ओके, सो ओके। मतलब जो बार बार रिपीट करते थे और बहुत अपसेट क्वेश्चन होते थे जो मुझे लगते थे बहुत इलॉजिकल है, लेकिन वही रिपीट होते हैं बार बार। हाँ, जैसे एक विश्वास मोहन भट्ट वाला था, वो हाँ, हाँ। सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, वो बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने वो लिख लिया, लेकिन आया नहीं एग्जाम में, लेकिन हाँ, हो रहा था बार बार रिपीट। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही आएँ बट रिपीट होती हैं पीवाईक्यू से। हाँ 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 हाँ, बहुत बार रिपीट हुआ। ओके। और अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा इंग्लिश का। इंग्लिश को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ग्रामर वाला सेक्शन और एक वोकैब वाला सेक्शन। तो भैया। ग्रामर वाले सेक्शन में मेरे आपसे सवाल है, क्या आप डेडिकेटेड होके आपने चैप्टर वाइज़ ग्रामर करा था? या आपने कुछ रूल्स की वीडियोज़ देखी थी कि हाँ, इतने रूल्स कर लिए तो हो जाएगा? किस तरह से आपने ग्रामर को कवर किया था? किस बुक का सहारा लिया था? अगर कोई बुक है तो वो बताना, किसी टीचर से पढ़े हो तो वो बताना। भैया मैं ग्रामर किसी टीचर से नहीं पढ़ा और कोई बुक भी नहीं यूज करी मैंने। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से था। ओके। मतलब स्कूल का मैं वो नहीं कर रहा, मतलब पता हाँ, नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी। हाँ, और बस वोकैब की जरूरत पड़ी, तो वोकैब में नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली थी। और हाँ, उनके वोकैब स्पेशल थी नीतू मैम की। हाँ, हाँ, तो जहाँ पर उन्होंने फ्रंट पेज पे कुछ पिक्चर्स लगा रखे थे, वो हाँ। वाली, तो वो मैंने अब वहां से वो वोकैब करी, वो भी 2-3 दिन। फिर मैंने वो बुक इस्तेमाल नहीं करी, बुक से कभी पढ़ ही नहीं पाया मैं। और फिर मैं वही पीआई की सीरीज से लगाता था, तो जो वोकैब मुझे आता नहीं था मैं वो लिख लेता था। और मेरी वोकैब पहले से थोड़ी बहुत स्ट्रांग थी। बेसिकली इंग्लिश में आपने कम मेहनत की है, हाँ, इंग्लिश में मैंने मेहनत वो नहीं करी। आपका थोड़ा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। हाँ तो अब अप्रॉक्स आपने वोकैब ज़्यादा याद ही नहीं की तो फिर हम वो टोटल तो नहीं पूछेंगे कि अप्रॉक्स हाँ हाँ कितना हाँ, आपने याद ही किया नहीं है। करी मैंने कभी। हाँ, अभी हम मॉक टेस्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले तो आप मॉक टेस्ट की अहमियत बताओ अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो? बहुत ज्यादा भैया। मैं इवन आई कांट इमेजिन माई जर्नी विदाउट टेक्स्ट बुक। मैं इमेजिन नहीं कर सकता अपनी जर्नी, मतलब जैसे मैंने विदाउट मॉक टेस्ट, तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता। और टेक्स्ट बुक वहां पे मैंने और कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया कभी। टेक्स्ट बुक का यूज किया, उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। मॉक और मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से लगाते थे? हाँ, और वो और किसी बहुत प्लेटफ़ॉर्म से इंपॉर्टेंट है, आपने मतलब मॉक टेस्ट लगाए? मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए। नहीं सॉरी आपने मैंने मेरा क्वेश्चन था कि आपने मॉक टेस्ट के लिए जो पीवाईक्यू वगैरह के लिए सिर्फ़ आपने टेक्स्ट बुक प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ किया, किसी और प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ किया था?
नहीं नहीं, किसी और प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया। और परमार सर का क्विज ग्रुप था, वहीं से क्विज लगा लेते थे बस। ओके, अभी आपका जो स्कोर था मॉक टेस्ट में, जब आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था तब कितना आता था, और जब आपका पेपर नियर बाई आया था तो तब पेपर के टाइम, पेपर से 15-20 दिन पहले मॉक में कितना आ रहा था? आ, एकदम पहले जब मैं शुरू में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब तो मैं मॉक टेस्ट लगाता नहीं था, फिर 6 महीने बाद लगाना शुरू किया, तब वही आते थे 85 90 के अराउंड। और फिर जब एग्जाम के नियर बाय एकदम 120 125 भी आ रहे थे। ऑन एन एवरेज कितना था आपका पेपर से ऑन एन एक महीने एवरेज पहले? अगर मैं मानूं, जब मैं 2-3 महीने एकदम फुल फ्लेज एमटीएस पे लगा तो 110 के अराउंड आ रहा था। और 110 आपका ऑन एन एवरेज आ रहा था हाँ भैया। पीवाईक्यू में? पीवाईक्यू में हाँ। मैंने कभी वो दूसरे वाले मॉक लगाए ही नहीं जो उनके खुद के अच्छा, होते हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट नहीं लगाया आपने, हाँ, पीवाईक्यू मैंने ही लगाया? पीवाईक्यू के वो मॉक फॉर्मेट वाले लगाए। ओके, तो आप फुल मॉक लगाते थे या सेक्शनल मॉक लगाते थे? नहीं भैया, मैं फुल मॉक लगाता था। ओके, उसमें तो मैं सेक्शन 1 को स्किप कर देता था। ओके। और हम्म। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो एस्पिरेंट्स ने पूछे हैं, उससे पहले एक मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन मेंशन भी किया था जो अभी अभी हमने ग्रुप में डाले हैं। हम्म। पहली बात तो अभी आप अपनी तरफ से कुछ बच्चों को बताना चाहते हो जो अपकमिंग देने वाले हैं एमटीएस को, आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हो। हाँ भैया, मैं तो यही बताऊंगा कि आप पीवाईक्यू पे ज्यादा रिलाई करो। और बस, और पीआईक्यू पे ऐसा मैंने देखा एक ट्रेंड होता है, मतलब इंग्लिश में भी, कि हम्म। एक पर्टिकुलरली क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट करता है, हर एक एग्जाम में रिपीट करता है। चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, हर एग्जाम में रिपीट करता है कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो उनको अलग से जब डायरी में लिख लो, मतलब मैं क्या करता था जब मैं पीआईक्यू लगाता था, हम्म। जितने क्वेश्चन बने बने, और जो नहीं बने और जिनमें थोड़ा डाउट भी आता था और तुक्के से सही हो जाता था, वो मैं अलग से डायरी में लिख लेता था। और मत- उस डायरी को मैं मल्टीपल रिविजन करता था। मतलब मॉक टेस्ट लगाते वक्त सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना भी जरूरी, मतलब मॉक टेस्ट तो लगाना जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करके एकदम नोट एकदम डाउन एकदम करना। एकदम एकदम उसके लिए एक बच्चे को अलग सेपरेट कॉपी बनानी चाहिए, एकदम एनालिसिस एकदम कॉपी। एकदम। जैसे आपने जो नहीं आता था वो उधर नोट डाउन कर लेते थे। हाँ हाँ हाँ। और मतलब आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें बहुत अहम भूमिका रही होगी उस चीज की ना? एकदम भैया, वहीं से मतलब मैं जब एग्जाम देने जा रहा था, मैंने बस उसी को पढ़ा और कुछ नहीं, मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया, और बस ओके, उसी नोटबुक को 2-3 बार पलट पलट के देखा। ओके। आप हमारे चैनल से कब से कनेक्टेड हैं या अभी कनेक्टेड हुए हैं? भैया बेसिकली मैं आपके चैनल पे कट ऑफ देखने आया था। हाँ, फिर आपने जो मतलब अच्छे से समझाया था, तो बहुत शांति मिली थी उसमें, जो अच्छा हर टाइम कट ऑफ नहीं देखना होता है। ओके, और फिर मैंने बेसिकली आपकी आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हुए थे अपने पेपर के बाद में? नहीं नहीं, पेपर से पहले, आप पेपर से पहले भी कट ऑफ बताते थे। हाँ, याद मतलब कीजिए, कि बहुत पहले। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो तब तब मैंने देखा था, फिर आप बहुत शांति से समझा रहे थे कि लोग यही हवा बना रखा है, 120 130, ऐसा नहीं जाना, ऐसा नहीं होना। हुँ। आप समझाते थे, फिर तो अच्छा लगता था कि हाँ ठीक है, 110 पे भी हो सकता है सिलेक्शन, जैसे आज मेरे 107 पे हो गया। हाँ, क्योंकि वो हाँ नॉर्मलाइज़्ड कट ऑफ होती है, बच्चे को नहीं समझ में आता उस वक़्त हाँ, कि कुछ कुछ सर तो ऐसे बताते थे 130 140, दिल्ली की कट ऑफ दिखाते थे कि 150 से 153 चली गई भाई, तुम्हारे 130 नहीं आएगा तो भाड़ में जाओ, ऐसा कुछ। हुँ, तो मतलब फिर आपकी कट ऑफ देख के बहुत शांति मिली। मतलब आपके वीडियोस देख के। और फिर मैंने आपके वो जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग वाले वीडियो बनाए थे ना। हुँ, इंटरव्यू। हाँ वो, हाँ, पांच पांच हाँ, इंटरव्यू, 5 थे या 4 थे वीडियो शायद। वो हाँ, सारे वीडियो देख लिए मैंने, और बस वहीं से बहुत शांति मिली। और आप जब भी स्ट्रेटेजीज रिलेटेड कुछ बनाते थे तो मैं वो देखता था, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए मैंने आपका फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरा पहले से एक सिस्टमेटिक वे चल रहा था। हाँ। लेकिन आपसे मैंने जो फॉलो किया वो पढ़ाई से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं उसी की वजह से एग्जाम में बिल्कुल सीरेन काम कंपोज रह पाया। अभी सॉरी कुछ भैया। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अदर एस्पिरेंट्स ने पूछे हैं आपसे। हाँ हाँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि जो स्पेलिंग एरर है हम्म। वो कैसे ठीक करें? भैया मेरी आज तक ठीक ही नहीं हुई, मेरी इंग्लिश में एक गलत हुआ था, वो एक स्पेलिंग की दो गलत हुए थे मेरे। एक स्पेलिंग की वजह से गलत हुआ था, और एक ईडियम गलत हो गया था, बहुत गंदा ईडियम था। ओके, मतलब आपका भी स्पेलिंग एरर्स ना, वाला कभी ठीक नहीं बैकग्राउंड। हुआ, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। हाँ, ओके। अभी हाँ, एक क्वेश्चन और पूछना बाकी रह गया कि आपने इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया था और कितना सही था आपका? हाँ भैया, इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे, 23 ठीक थे। और 67 मार्क्स थे इंग्लिश में। जीके में? जीके में मेरे 40 थे मार्क्स। बट अटेम्प्ट कितने किए थे शायद याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन जीके में शायद 3-4 गलत थे मेरे। ओके। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग तो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे तो आपने तो पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ भैया, वो नहीं पढ़ा मैंने। ओके, अगर आप थोड़ा-सा जिनकी इंग्लिश ग्रामर वीक है अगर उनको कुछ बताना चाहो अपनी तरफ से तो वो बता हाँ, सकते हो?
मैं ये बताऊंगा भैया, कभी भी मतलब चैप्टर वाइज ग्रामर मत पढ़ो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब जहां तक मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप जैसे आपके चैनल पे वो 35 ग्रामर रूल की जो वीडियो है, ओके। वो देख सकता है कोई। लेकिन मतलब वो फुल फ्लेज अगर पढ़ेगा ग्रामर, पहले नाउन स्टार्ट किया, फिर प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करके इनडायरेक्ट स्पीच पे आया, वॉइस चेंज कर रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा भैया। मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, भाई। इससे कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा होगा। इससे अच्छा वो इंग्लिश में बस मॉक लगाए ज्यादा से ज्यादा। मतलब अभी आपका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एक बच्चे को डेडिकेटेडली होके इंग्लिश ग्रामर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना चाहिए, एक ग्रामर रूल्स की वीडियो देख ले और हाँ, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करे मॉक एकदम टेस्ट एकदम की तरह। एकदम एम एकदम आई भैया, राइट? एकदम एकदम एब्सोल्युटली। ओके। और बुकैब कैसे किया था तो वो आपने बता दिया क्योंकि हाँ, आप वो क्या अपना ऑलरेडी वो। पीआईक्यू से रोज कर लेता था। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा था, मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे? हाँ भैया, मैं जब मॉक लगा देता था मतलब पीआईक्यू, हम्म। तो मैं देखता था मैंने कितने छोड़े हैं, और जो जो छोड़ देता था वो तो मैं लिख ही लेता था, और हाँ। फिर जो गलत होते थे उनको भी लिख लेता था, और जो सही होते थे उनको एक और बार देख लेता था। अच्छा मैंने ये मतलब ग्रामर में जब लगाता था, मतलब जो एरर स्पॉटिंग होता था, हम्म। उस पे तो मुझे 100% ट्रस्ट आता था। मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन पता था यही एरर होगा, और वो होता भी था। और मुझे रूल भी पता, मैंने कभी रूल नहीं पढ़े, लेकिन मुझे पता था इसकी वजह से एरर है। और हाँ कभी कभार तो फ्लुएंसी में ही आ जाता था, मतलब पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाता था अच्छा ये एरर है। हाँ, जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार पढ़ते हैं तो पढ़ते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर ये है। और भैया कभी कभार तो ऐसा होता था एरर को भी मैं ठीक पढ़ के चला जाता था। मतलब हाँ इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, जो एरर होता था वो दिखता ही नहीं था मुझको, मैं ठीक पढ़ के चला जाता था उसको रीडिंग के टाइम पे। हाँ। और हाँ और यहाँ पर आपने जो एनालिसिस कॉपी बनाई थी जहाँ पर आप जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनको लिखते थे, जो vocab नहीं आती थी उनको लिखते हाँ थे, भैया। तो उनको रिवीजन के लिए रिवीजन करते थे उसका, कि ऐसा हाँ बहुत भैया, सारे रोज बच्चे रोज। करते हैं कि एक बार नोट डाउन कर लिया बस खोल के नहीं देखते उसे? नहीं नहीं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है भैया, क्योंकि अपना रिविजन जो अपने अब नोट्स होता है उससे ज्यादा एसेंशियल और कुछ नहीं होता। तो मैंने उस नोटबुक को इतना पढ़ा, वो नोटबुक फट ही गया। मतलब रोज खोलता था मैं रोज, और जो मैं पढ़ लेता था 10 पेज, उनको मैं हर रोज रिवाइज करता था। हर रोज, मतलब हर रोज पढ़ा है वो मैं। हाँ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके अकॉर्डिंग कि पढ़ना तो है ही है, बाद बाकी का एनालिसिस करना है, और जो एनालिसिस करके आप नोट डाउन कर रहे हो उसको बार-बार रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस बस नोट करके रख देते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ओके भाई। क्या 6 मंथ में एमटीएस क्लियर कर सकते हैं? एक भाई का सवाल है, और अगर 6 मंथ में क्लियर कर सकते हैं एमटीएस तो एक बच्चे को आपके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज हर दिन कितना पढ़ना पड़ेगा? भाई 6 महीने में हो जाएगा। और अभी जितना कंपटीशन है थोड़ा टफ होता है। हुँ। 6 से 7 घंटा पड़ेगा तो हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसको। अगर एक बच्चा 6 मंथ कंसिस्टेंट होके पढ़ लेता है, 6 से जी लेके 7 घंटा, तो वो जी एमटीएस जी। क्लियर कर सकता है आपके हाँ, अकॉर्डिंग? इजीली इजीली। ओके। एक और सवाल है, अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली सिचुएशन जिनकी सही नहीं है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बट भैया मैं हूँ एग्जाम्पल। मैं 7 8 8 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था। ओके, तो अगर कोई इंसान प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसको मिनिमम कितना तो टाइम देना ही पड़ेगा अभी लेके, अगर एमटीएस 2025 कर रहा है, जिससे कि उसका सिलेक्शन हो जाए? अभी से मतलब अभी से एमटीएस 2025 के लिए तो 6 7 महीने टाइम बचे होंगे। हाँ। हाँ, तो वही 4 से 6 घंटा दे दे वो। और जो मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं ना, तो उनके पास जो टाइम होता है वो खाली नहीं होता। उनको पता है कि यही टाइम है मेरे पास, तो मुझे पूरा दम लगा देना है। मैं अपना बात कर रहा हूँ, तो मैं वैसे करता था कि मुझे पता है मुझे सुबह से बस इतना ही टाइम मिलेगा, फिर बाद में तो मुझे पढ़ाना ही है, तो बस इसी टाइम पे पूरा अपना 100% दे दो। तो ओके। मतलब मैं अपने हर एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करता था। हाँ ओके। और हाँ, पेपर से पहले खुद को काम कैसे रखा आपने, क्योंकि आपकी वीडियो देख लिया। अ, पेपर से पहले काफ़ी एंग्जायटी होती है, 1 महीने पहले ही एंग्जायटी शुरू हो जाती है, फिर पेपर की डेट जैसे-जैसे नियर बाई आती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वहाँ हाँ, पे काफ़ी बच्चों को सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि यार मुझसे होगा कि नहीं एकदम होगा, भैया, एकदम क्या प्रॉब्लम होगी? और एकदम क्योंकि बहुत जो बच्चा तैयारी करके आता है उसकी एंग्जायटी लेवल बढ़ता जाता है। तो एकदम भैया वहाँ पर एकदम। उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे काम रख सकते हैं और आपने खुद को कैसे रखा था, वो शेयर कर सकते हो? मैंने बस आपकी वीडियोस देखी थी, और आपकी वीडियोस चल जाएगा, मतलब मोर देन इनफ है। जो बेसिकली हम कामनेस पर और हाँ 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 एंग्जायटी हाँ से रिलेटेड उस वक़्त हाँ। करते थे। और परमार सर का सफर बैच था, सफर 2.0। हाँ, सर वहाँ पे मेडिटेशन करवाते थे सुबह हाँ, सुबह हाँ, हाँ, 6 बजे। हाँ, हाँ, वो करता था रोज बस। वो आप करते थे। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो ये कुछ सवाल थे, और बाद बाकी का आप वीडियो के लास्ट में कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो, अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहो एडिशनल, या मैंने कोई क्वेश्चन आपसे नहीं कर किया हो और आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है, वो बताना चाहो तो वो आप शेयर कर सकते हो।
हाँ भैया, ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये बता दूंगा, मतलब ये बताते हैं लोग बहुत कि एमटीएस ऐसा है वैसा है, तो ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है। जब मंथ में लास्ट में सैलरी आएगी तो वो सब ऐसे ही चुप हो जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उनसे खुद से एमटीएस ही निकलेगा। वो आपसे बोलते रहेंगे बस। बस हाँ इतना ही है कि लोगों की बातें को मत सुनो हाँ और कंसिस्टेंट रहो और खुद में फेथ रखो, हो जाएगा भैया सब कुछ। मुझे ओके तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा निकल गया, मतलब ऐसे ही कुछ। हाँ ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच आपकी इस चीज़ों से। देखो जरूरी नहीं होता कि एक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी सारी चीज़ें ही हम फॉलो करें। उसमें एकदम से भैया, एकदम। अपने अकॉर्डिंग कुछ सही चीज़ों को उठा के अपने डेली शेड्यूल में हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो हम्म। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। और मैं भी जो ये वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको यही बोलना चाहूंगा, और मैं भी आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान ने जो जो सिलेक्टेड है या रैंकर है उसकी सारी चीजें ही हम फॉलो करें। जो उसमें से आपको अच्छी लगती हैं वो आप अपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज में ऐड ऑन कर सकते हो, अपनी चीजों एकदम को भैया, उसके एकदम अकॉर्डिंग थोड़ा सा बदल सकते हो। एकदम भैया, एकदम। मेरी सिचुएशंस अलग है, आपकी सिचुएशंस अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, तो सारे सिनेरियोज अलग है, तो उसमें एक ही चीज को कैसे मोल्ड करके फिट कर सकते हैं ना। ये यस। तो बिल्कुल ही अपसर्ड हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा। हाँ, कभी कभी हम क्या गलती करते हैं कि सामने वाले की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हाँ, करने हाँ, की कोशिश मतलब, करते हैं, वहां पे फिर हम फेल हो जाते हैं। एकदम भैया। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। भैया, थैंक यू। और एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, और बेसिकली जो आपके वो कॉल रिकॉर्डिंग वाली इंटरव्यू वाली वीडियोस थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैंने जब देखा कि 105 107 पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आया नहीं हो जाएगा। उस वक्त वो इंटरव्यूज वीडियोस लाने का मोटिव भी यही था कि लोगों को थैंक यू सच में भैया, पता मतलब चले। इसके लिए मैं आपको इतना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए भैया। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक्स, बहुत बहुत ज्यादा। और अभी भी हमारा, अगर मैं आपका ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ या अभी हम 5-6 इंटरव्यू डालने वाले हैं, तो उसका भी यही है कि जो आने वाले लोग हैं वो समझें इस चीज़ को, और वो थोड़ा-सा अपने आप को सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर पाएँ, जिससे कि उनका आने वाले टाइम में सिलेक्शन हो जाए। हाँ सर, भैया एक्चुअली ये जो वीडियोस हैं इनसे उन्हें रियलिटी का पता चलेगा। हुँ, मतलब जो आपने वीडियोस अपलोड किए थे उससे रियलिटी का पता चलता है, वरना तो कुछ टीचर ऐसे हैं, आई थिंक उनको एमटीएस का नहीं पता होता, लेकिन वो कुछ भी बोलते रहते हैं कि 140 कट ऑफ, 100 ये, 100 वो, ये पढ़ो, ऐसे करो, वैसे करो, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो रियलिटी नहीं है। वो बस हाँ, हवा बना रखा है उन्होंने। तो बच्चों को रियलिटी का पता होना बहुत जरूरी है, वरना तो वो एंग्जाइटी में ही पड़े रहेंगे। हाँ, और आप बहुत ऑथेंटिक चैनल है आपका, मतलब जो भी आप कंटेंट अपलोड करते हो सब बहुत ऑथेंटिक है। मतलब इससे ज्यादा और जेन्युइन कुछ हो ही नहीं सकता। और एक और चैनल है परितोष सर का, परितोष पांडे। हाँ, हाँ, वो भैया भी ठीक करते हैं, मतलब रियलिटी को दिखाते हैं। हाँ, हाँ, बाकी कुछ टीचर्स हैं वो तो बस अपना हवा बना रखा है। और जो पीडब्ल्यू नहीं, एसएससी वाला है ना, एसएससी वाला, हाँ, हाँ, ऐसे कुछ है, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, हुँ, उनको कुछ पता नहीं होता। वो उनको खुद नहीं पता होता एग्जाम क्या हो रहा है, क्या पैटर्न है वगैरह, वो बस देख के आ जाते हैं हाँ। और कट ऑफ बताते हैं 140 135। तो उनकी बातों में कभी विश्वास नहीं करना, बस यही कहना था मुझे लास्ट में। हाँ, और अभी एक और चीज़, मतलब जैसे अभी हम किया था कि हमारे चैनल से जो लोग कनेक्टेड थे, उनसे बोला था कि भाई आप अपना जो भी रिव्यू है, जर्नी है वो शेयर करो। तो अभी जैसे कुछ लोगों ने शेयर किया तो उसमें कुछ लोगों ने बोला भी कि देखो कि भैया ये, मतलब एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, 2-3 लोगों ने बोला उधर कि पेड है, आप पैसे दे के बुलवा रहे हो। तो देखो आप भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो कि हम लोगों ने आपको भी मैसेज किया था कि आप भी अपना वीडियो शेयर कर सकते हो। तो आपने बोला था कि अ, मैं कैमरा शाई पर्सन हूँ, तो हाँ शायद भैया, हाँ। मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ भैया। मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता। तो उसमें आप एक चीज़ क्लियर कर सकते हो, क्या हमने आपसे ये बोला था कि आप ये बोलो कि आप हमारे चैनल से पढ़े हो, या कुछ ऐसा बोला था, या हमारी तारीफ़ करो, ऐसा कुछ आपसे उस मैसेज में लिखा गया था क्या? ये तो सोचना ही नहीं चाहिए, मतलब ये तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, कैसे आता है दिमाग में। हमने आपको जस्ट मैसेज किया था कि अगर आप सिलेक्टेड हुए हो तो आप अपना जो जेन्युइन फीडबैक है वो शेयर कर सकते हो, इफ हाँ, आई एम एकदम नॉट भैया, रॉन्ग। एकदम एकदम। यही शेयर किया गया था ना, जिससे कि लोगों एकदम को भैया, पता एकदम चले कि एकदम। हम कुछ फेक नहीं कर रहे हैं। हाँ भैया, मैं आपके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप लगा देना इसको लास्ट में। हाँ, हाँ। तो वो कभी-कभी यार बुरा लगता है कि हम इतनी हाँ भैया, मेहनत कर रहे पता हैं, है बैक ऑन मुझको। और सारी चीज़ें, और लोग आके कुछ भी बोल जाते हैं, तो लेकिन वो सब चीज़ों को फिर इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। हाँ, हाँ। बाद बाकी का यार एन्जॉय करो, और अच्छा है, हाँ भैया। सिलेक्शन हुआ है और अभी बहुत आगे जाना है, बहुत स्ट्रगल है, तो मेहनत करते रहना और आप बहुत आगे जाओगे। ऐसा थैंक यू भैया। बात करके पहली बार हम लोगों की कॉल पे बात हो रही है, और इस तरह से लग रहा है कि हाँ, बहुत आगे जाने वाले हो। बस मेहनत मत छोड़ना, अभी थैंक यू भैया। सीजीएल के लिए एकदम फुल डेडिकेटेड होके तैयारी में लग जाओ। हाँ भैया। और अपना एक पर्सनल सजेशन आपको ये देना चाहूँगा कि अभी जॉइनिंग से पहले जितना पढ़ा जा सकता है उतना पढ़ लो। ओके भैया।
क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद फिर वो 3-3 4-4 घंटे फिर आप पढ़ाई के लिए तरसोगे कि यार हाँ बस 2 जी। घंटे मिल जाएं, कहीं से 1 घंटे मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि यार बाहर जाके आपको मेड मिल रही है, नहीं मिल रही है, आप कैसी हाँ जगह हाँ रह रहे हो, खाना कैसा है उधर का, सारे काम आपको खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। एकदम भैया। ठीक है, थैंक यू भाई। ओके, मोस्ट वेलकम भैया, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है भाई। ओके।